हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने भी सीजी बोर्ड क्लास 12 के पुराने पेपर्स छान डाले लेकिन हिंदी व्याकरण के 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिले? दिमाग खराब हो रहा है कि 14 मार्च को आखिर आएगा क्या? तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सीजीबीएसई ने 2026 में पूरा गेम पलट दिया है। आज मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगा कि व्याकरण के वो 5 सीक्रेट टॉपिक्स कौन से हैं जो सीधे आपके 8 नंबर पक्के करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट सीक्रेट टॉपिक होने वाला है अलंकार। 2026 से पहले जितने भी हिंदी पेपर आए हैं, ठीक है, उनमें अलंकार डायरेक्टली नहीं पूछा गया। वहाँ पे पूछा गया काव्यांश देके। कोई भी काव्यांश दिया जाता था, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना रहता था कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ कि कौन से अलंकार हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इस साल कौन से आने के एकदम चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर में ये आता ही आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये 2 टाइप के अलंकार हैं जो लगभग मिलते जुलते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, पुनरुक्ति और अनुप्रास में। तो अनुप्रास क्या कहते हैं, देखिए, जहाँ कोई एक अक्षर लगातार 2 या 2 से अधिक बार, है ना, शब्दों के शुरू में आए। अक्षर देखना है आपको, अक्षर समझ में आया? जैसे पहला अक्षर देखो, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो सबसे पहली बात, ये वाला एग्जाम्पल अनुप्रास का नहीं है। ठीक है, किसका है मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा आएगा? सबसे आसान एग्जाम्पल देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ पे देखिए च, यहाँ च करके यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अक्षर आपको पहचानना है। अगर कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम अक्षर है ना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो हमने देखा, हमने चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे क्या हो रहा है? च अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास होगा। आंख बंद करके लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पे पूरा का पूरा शब्द, पूरा वर्ड ही लगातार आए 2 या 2 से ज़्यादा बार, है ना। वो क्या हो रहा है? 2 बार है, ज़्यादा बार नहीं, 2 बार आना चाहिए। क्या होता है? और पूरा का पूरा वर्ड ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक देखते हैं, सब में ट्रिक भी मैं बताते जाऊँगा आपको। बीच में योजक चिन्ह आएगा, ये डैश वाला चिन्ह आएगा और शब्द क्या होंगे? रिपीट होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी क्या हुआ? ये वर्ड जो है रिपीट हुआ है, बीच में डैश लगा है, तुरंत आंख बंद करके लगाइए। क्या? पुनरुक्ति। ठीक है, पल पल पुनरुक्ति, साथ साथ पुनरुक्ति। अब यहाँ पे हम जाते हैं एग्जाम्पल जो अनुप्रास में, यहाँ पे मिसप्रिंट मेरे से हो गया था थोड़ा सा। पतंगों के साथ साथ, ये साथ साथ वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ये अनुप्रास नहीं, ये कौन सा अलंकार है? ये पुनरुक्ति अलंकार है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, या दूसरे अलंकार पे मूव करते हैं, जो है उपमा और रूपक। ये भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे उपमा है कि रूपक है, तो इसको कैसे समझते हैं? देखें, बोर्ड एग्जाम में ये दोनों सबसे ज़्यादा फंसाते हैं। इन्हें पहचानने की ट्रिक क्या है? देखिए, उपमा अलंकार किसको बोला जाता है? जहां 2 चीज़ों की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, है ना। ट्रिक कैसे है? वाक्य में हमेशा आपको सा, सी, से, सम, ज्यों जैसे सरिस शब्द ये पक्का आपको दिखेंगे ही दिखेंगे जहाँ पे उपमा होगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, नीले शंख जैसे, तो जैसे आ गया, तुरंत आंख बंद करके क्या लगाना है अपने को? उपमा। ठीक है, आसमान की तुलना शंख से की जा रही है। दूसरा देखते हैं, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर, ज्यों ज्यों, है ना, ज्यों आ गया, मतलब क्या होगा? उपमा। मॉडल पेपर का ये सवाल आया है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो दबा के शेयर करिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं रूपक के बारे में। रूपक क्या कहता है? जहां तुलना करने वाले शब्द जैसे सा, सी जैसे गायब कर दिए जाएं और 2 चीज़ों को बिल्कुल एक ही मान लिया जाए कि दोनों एक ही हैं, है ना। ट्रिक इसमें सा सी नहीं होगा, बल्कि ज़्यादातर 2 शब्दों के बीच डैश लगा होगा, डैश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार को ही यहाँ पे सागर मान लिया गया है ना। भव सागर, भव मतलब क्या होता है? संसार, और सागर मतलब आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे दोनों को सेम मान लिया गया है। ठीक है, और डैश भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा बताइए? रूपक। ठीक है, संसार सा सागर नहीं बोला, यहाँ पे सागर और संसार को एक ही मान लिया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम रतन धन पायो। यहाँ पे देखिए राम और रतन दोनों को एक ही मान लिया गया है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। राम जैसा रतन नहीं बोल रहे हैं, राम रतन ही बोल रहे हैं, राम को ही रतन मान लिया गया है और दोनों के बीच में डैश भी लगा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? रूपक आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ओके, नेक्स्ट जो एक अलंकार आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काव्यांश देके इसको पूछा गया है ना। कौन सा अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पे प्रकृति को मानव ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया जाए वहाँ पे मानवीकरण होता है। देखिए, मानवीकरण का मतलब मानव प्लस का रूप देना, मानव का रूप देना, है ना। पहचानने की सुपर ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए चीज़ों को, है ना। कविता पढ़ते ही आपको लगे अरे क्या हो रहा है भाई, पेड़, बादल, मौसम, चांद, ये इंसानों जैसे कैसे हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। कभी ऐसा कोई हो सकता है? नेचर कभी कपड़े पहन सकता है? नेचर कभी हंस सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हम नेचर को किस फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे ह्यूमंस के फॉर्म में। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण होता है, याद रखिएगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी सीधे क्लास 12 की बुक से आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कौन से पार्ट का है ये? पतंग का। ऐसे पूछेगा आपसे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब शरद कोई ऋतु है, अब वो क्या साइकिल चला के आएगा क्या? नहीं आ सकता। कोई ऋतु, कोई सीजन क्या साइकिल चला के आएगा? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। अब पौधा कभी हंस सकता है क्या? बताइए। नहीं, इसको इंसानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। थर्ड पे आते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ, बादल, ये बन ठन के आएंगे, तैयार होके आएंगे ये? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। नेचर को, बादल को ह्यूमंस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि वो सज धज के आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल है मानवीकरण क्या होता है। इसको देखने के बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपके 8 नंबर एकदम फिक्स है। क्लियर? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण में बार बार पूछा जाता है वो है छंद। ठीक है, 2026 के हिसाब से जो टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छंद है और उनका सुपर ट्रिक क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला छंद है हमारा मुक्तक छंद। ठीक है, इसको मुक्त छंद भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये छंद है। ट्रिक क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं? आपकी किताब की 90% जो आधुनिक कविताएं हैं, है ना, जो पोएम्स हैं, ठीक है, वो मुक्तक छंद में ही लिखी गई हैं, याद रखिएगा। अगर कविता की लाइनें छोटी बड़ी हो, अंत में कोई तुकबंदी नहीं दिख रहा हो, तो आंख बंद करके आपको मुक्तक छंद लिखना है। परिभाषा क्या है? वह छंद जिसमें मात्राओं, वर्णों का कोई कड़ा नियम नहीं होता है, न ही पंक्तियों की लंबाई समान होती है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कोई तुकबंदी बन रहा है इस पे? नहीं, नहीं बन रहा है। कौन सा छंद होगा? मुक्तक छंद। चलिए दूसरे छंद के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो है रुबाई छंद। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको पहचानने का? यह उर्दू फारसी का छंद है। इसमें 4 लाइनें होती हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइम, है ना, जो तुक है वो मिलता है, जबकि तीसरी लाइन बिल्कुल आज़ाद होती है, एकदम सेपरेट होती है, फ्री होती है। परिभाषा, रुबाई 4 पंक्तियों का एक छंद है जिसकी पहली, दूसरी, चौथी में काफिया, तुकबंदी मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये तीसरा वाला है, याद रखिएगा। बाकी में तुकबंदी मिलेगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बादल को है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो थर्ड वाला लाइन अगर आप पढ़ेंगे उसमें कोई तुकबंदी नहीं मिल रही। शायरी जो होती है ना वो भी इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा छंद होता है यहाँ पे? रुबाई छंद। क्लियर है? चलिए छंद वाले पार्ट में हम देखने वाले 2 ऐसे छंद जो एवरग्रीन है। ये हमेशा पूछे ही जाते हैं, बदल बदल के सेपरेट अल्टरनेट ईयर्स में ये आते ही रहते हैं। सबसे पहला मतलब थर्ड छंद में थर्ड और ये एवरग्रीन में फर्स्ट, है ना, चौपाई छंद। चौपाई बहुत फेमस चीज़ है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इन्हीं की वजह से ये चीज़ पहचानी जाती है। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे देखिए। यह कवितावली, ये लक्ष्मण मूर्छा वाले पाठ में मिलेगा। इसे गाने पर एक लय बनती है, जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते होंगे तो उसमें बनता है। इसके अंत में हमेशा 2 गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ी मात्राएं, है ना। तो परिभाषा क्या होगा? यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब हर लाइन में सेम मात्राएं होंगी। इसके 4 चरण होते हैं, हर चरण में ठीक 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे काउंट करते हैं आपको पता है? जहाँ पे छोटी मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे 1 काउंट होता है ना। जहाँ पे सिर्फ न है, ना, अगर न है तो 1 काउंट होगा, ना हो जाएगा तो 2 काउंट होंगे। ऐसे हम क्या करते हैं? मात्राओं को गिनते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? 4 चरण होते हैं। सारे चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16। बहुत ईजिली आप काउंट कर सकते हैं। लय इसमें होती है, जैसे यहाँ पे देखियो, सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे 4 चरण में। यह सबसे आसान बैकअप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये भी आपका चौपाई का ही एग्जाम्पल है, चौपाई छंद का। नेक्स्ट दोहा छंद।
ये भी एवरग्रीन है, बहुत बारी पूछा गया है। ट्रिक क्या होता है इसको पहचानने का, यह 2 लाइनों का होता है, याद रखिएगा, लेकिन बीच में कॉमा लगा होता है, जिससे यह 4 हिस्सों में बंट जाता है। कॉमा वाला आता है ना, चौपाई में कोई कॉमा वामा नहीं लगता है, ठीक है। पहली और तीसरी लाइन थोड़ी पढ़ने में लगती है, बड़ी लगती है, दूसरी और चौथी छोटी होती है। क्यों? ये मात्राओं से भी हम समझ सकते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चरण ये हो गया आपका, ये कॉमा के बाद जो चीज़ें लगी ये चरण कहलाते हैं, और ये पूरे को काउंट कर लूँगा तो एक लाइन बनती है, ठीक है। होता है ये 2 लाइन का है, लेकिन बीच में कॉमा लग गया तो चरण में कन्वर्ट हो गया 4 चरण में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले और तीसरे में कितने होते हैं, 13 मात्राएं, तो ये पहला वाला हो गया और ये हो गया आपका थर्ड। काउंट करिएगा मात्राओं को, सिंगल है कोई लेटर तो एक काउंट होता है, उस पर आ लग गया तो डबल हो गया, छोटी ई है तो एक लगेगा, ठीक है, बड़ी है तो 2 हो जाएगा, ऐसा काउंट इसको करते हैं। क्लियर है? तो ये अलंकार और छंद अगर आप पढ़ लिया अच्छे से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, और उससे भी पहले अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अभी जाके कॉमेंट में लिखिए हिंदी 75 आउट ऑफ 75 अपने नाम के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रत्यय या उपसर्ग। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रत्यय का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसी चीज़ें जो किसी भी वर्ड के पीछे में लगती हैं, और उपसर्ग का मतलब आगे में लगने वाली चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसको अब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जो मॉडल पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, भातृता, ठीक है। तो भातृता में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे, सीधे एग्जाम में छपने वाले एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना। भातृता में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय लगा है, तो भातृ ये वर्ड हो गया, और लास्ट में जो ये ता करके लगा यही आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा। लास्ट में लगा है तो प्रत्यय, पीछे लगने वाली चीज़ें प्रत्यय, सामने लगने वाली चीज़ें उपसर्ग। ऐतिहासिक, तो ये होता है इतिहास प्लस इक, ठीक है, तो ये बनता है ऐतिहासिक। तो जो इक लगा है लास्ट में यही है आपका प्रत्यय, सॉरी, ठीक है। उसके बाद स्वावलंबन, ठीक है, या स्वावलंबन, तो क्या होता है स्व प्लस अवलंबन, तो स्व जो लगा है आगे यही आपका क्या है, उपसर्ग, ठीक है। कमजोरी, तो कमजोर प्लस ई, लास्ट में ई लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय। दुर्बल, दुर प्लस बल, तो दूर जो आगे लग रहा है वो है क्या आपका, उपसर्ग, ठीक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ये 2 नंबर में बहुत बारी आया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है, और अभी भी आपके मॉडल पेपर में ये चीज़ आई हुई है, जिसको क्या बोला जाता है, बिंब विधान या बिंब चित्र। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसके 2 टाइप होते हैं, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब, ठीक है। आंखों से देखने वाले चित्रों को क्या बोला जाता है, दृश्य बिंब, और जो हम कानों से सुनने वाले जो चित्र होते हैं, चित्र सुनने वाले चित्र, उसको क्या बोला जाता है, श्रव्य, ठीक है। देखते हैं पैटर्न क्या होता है। कविता, उषा पतंग पाठ से सबसे ज़्यादा लाइन देकर पूछा जाने वाला ये बिंब है ना, वहीं से पूछा जाता है, कौन कौन से, उषा या पतंग वाले पाठ से लिया जाता है। आसान परिभाषा, बिंब मतलब होता है शब्दों से बना चित्र, लाइन को पढ़कर जो तस्वीर दिमाग में बने या महसूस हो उसी को बिंब बोला जाता है ना। चलिए साइंस वाले पता चल गया होगा बिंब किसको बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। राख से लिपा हुआ चौका, चौका की बात हो रही है और वो किस चीज़ से लिपा गया है, राख से, तो राख से लिपा है तो उसको देखोगे कि सुनोगे, दिखाई देगा, तो दिखाई दे रहे मतलब कौन सा होगा वहाँ पे, दृश्य बिंब, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई, ठीक है। बहुत काली सी सिल, अब काली सी बोल दिया है तो काली आंखों से देखोगे कि कानों से सुनोगे, देखोगे, देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दृश्य बिंब। और कलर, स्पेसिफिक कलर के बारे में बात किया है तो इसको रंगीन बिंब भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब घंटी बजाते हुए तुम क्या, घंटी की आवाज़ सुनते हैं हम, है ना, तो सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, श्रव्य बिंब, कानों से सुनने वाला चित्र, ठीक है। फोर्थ, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह, दिशाओं को मृदंग की तरफ बजा रहे हैं, बजाने वाली चीज़ों को हम सुना करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्रव्य बिंब। डन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं व्याकरणी या व्याकरणिक नियम, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, निपात, मुहावरे और शब्द शक्ति आते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है, आपके मॉडल पेपर में ये भी चीज़ें दी हुई है ना चीज़ें, ठीक है। पैटर्न क्या बोलता है, यहाँ किसी नियम की परिभाषा सहित उदाहरण पूछी जाती है और वाक्य प्रयोग यहाँ पे बोला जाता है। इस साल निपात सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि आपके ये मॉडल पेपर में भी है। अब निपात कहते किसे हैं, तो आंसर देखिए, वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में किसी बात पर विशेष जोर देते हैं, ठीक है, इम्फेसिस करते हैं,
प्रयोग किए जाते हैं, देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे प्रमुख निपात कौन कौन से होते हैं? ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी पे एकदम जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे निपात क्या होगा? भी होगा, ठीक है। रमेश ने मुझे बुलाया तक नहीं, तो तक आ गया, यहाँ पे तक आ गया, मतलब क्या होगा? निपात यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम शब्द शक्ति। ये होता है अभिधा या लक्षणा, 2 टाइप के होते हैं। अभिधा यानी सीधा अर्थ निकलता है जिससे, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, खत्म, सीधी सी बात है, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अभिधा हो जाएगा। लक्षणा यानी मुहावरेदार, मतलब घुमा के जहाँ पे चीज़ों को बोली जाए, ठीक है। राम बिल्कुल गाय है, अब इसका मतलब क्या है? राम गाय है, उसकी पूछ है? नहीं, वो गाय जैसा है ना, घुमा के बोला जा रहा है बात को। अच्छा लड़का है, गाय है बोल दिया, मतलब क्या है? गाय नहीं बन जाएगा, वो चीज़ों को घुमा के बोला जा रहा है, घुमा के बोला जा रहा है, लक्षण के बारे में बात की जा रही है, मतलब राम के लक्षण गाय जैसे हैं, बेचारा बहुत शांत है ना। लक्षण जहाँ पे होगा लक्षणा, और जहाँ पे सीधी बात की जाए अभिधा होगा। डन, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का होने वाला है वो मुहावरे होने वाला है। आपको पता है मुहावरे का यूज़ क्या किया जाता है ना, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे राई का पहाड़, कुछ इंपॉर्टेंट जो मुहावरे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुहावरे लिखने आए ऐसा बहुत कम चांस है। उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, मुहावरे दे देंगे, उसका मीनिंग और उसको सेंटेंस में यूज़ करना आपको सिखाया जाए। यहाँ पे देखिए, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीन पॉज करके या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, छाती पर सांप लौटना, ठीक है, क्या होता है इसका? बहुत अधिक ईर्ष्या जलन होना। थर्ड, लोहा मानना, पहलवान की ढोलक पार्ट से ये आता है बहुत बारी, ठीक है। ये देखते जाना कि कौन से पार्ट से क्या चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ मैंने मुहावरे लिखे हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। कलेजा फटना, क्या होता है ये? कलेजा, मुंह को आना, 2 टाइप से आते हैं। भक्तिन पार्ट से अक्सर पूछा गया है इसके बारे में, है ना। 5th वाला देखते हैं, हाथ मलना, अवसर निकल जाने के बाद पछतावा करना, रिग्रेट करना, उसी को बोलते हैं। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से किसी चीज़ को हरा देना, है ना। 7th, आंखों में धूल झोंकना, तो क्या होता है? सरेआम धोखा देना, ठीक है। 8th वाला देखते हैं, मुंह की खाना, बुरी तरीके से पराजित होना। यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, स्क्रीन आप पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए और स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी हिंदी व्याकरण की एक तबाही वीडियो, बेहतरीन वीडियो, ठीक है। इसको पूरी तरीके से अच्छे से एनालाइज करके मैंने बनाया हुआ है, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है इस वीडियो से, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है, वीडियो समझ में आ जाए, आप समझ में आएगा ही कन्फर्म है, और आपके 8 मार्क्स एकदम डन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।